दोस्तों, तो अब दूसरा एक प्रोफाइल देखते हैं क्या है। आइस वाटर बाथ है। अच्छा, जैसे ही मैं आइस वाटर बाथ के बारे में बात कर देता हूं तो इसके मतलब जो यहां का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स है। तो मैं जनरलाइज करना चाह रहा हूं थोड़ा सा, तो यहां पर मेरे पास ये आइस का टुकड़ेज है, लग नहीं रहा है पर है, ठीक है। यहां का टेम्परेचर T0 पे मेंटेन्ड है, राइट। अब यहां से एक रॉड निकली हुई है, ये जो रॉड है ये इन दोनों तरफ से इंसुलेटेड है और इसका जो मुंह है, इसका जस्ट एंड को मैंने पूरा परफेक्टली ब्लैक किया हूं। तो ये वाला जो है वो एक ब्लैक बॉडी है, ये L है। ये जो रॉड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A है, साइड से कोई भी लॉस नहीं हो सकता है। और ये जो है ये सराउंडिंग पे इस तरीके से हीट को रेडिएट करेगा। ये वाला N T0 पे मेंटेन है, जो सराउंडिंग है वो TS पे मेंटेन है और इक्विलिब्रियम में स्टेडी स्टेट में ये वाला टेम्परेचर TB है। जो आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो है L। तो दो सवाल है, कैलकुलेट थर्मल कंडक्टिविटी, calculate the thermal conductivity of the rod. Also calculate rate of mass of ice melting, ठीक है। एज्यूम स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे मैं क्या बोल सकता हूं इसके बारे में हमें वो थोड़ा सा देखना है। ओके दोस्तों, तो बहुत सिंपल सी बात है। ये वाला रॉड के बारे में अगर मैं देखूं तो रॉड का एक एंड जो है वो मेरा T0 पे मेंटेन है और स्टेडी स्टेट पे दूसरा वाला एंड जो है वो हमारा TB है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा रेट ऑफ हीट कंडक्शन, द रेट ऑफ हीट कंडक्शन क्या लिख सकता हूं मैं, KA, ये वाला एंड T0 पे है जो कि कम टेम्परेचर है और ये वाला एंड जो है वो हमारा TB है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो ये हमारा हीट लूज कर रहा है तो T0 टू द पावर 4, सॉरी क्या लिख दिया, KA T0 माइनस TB। ऑब्वियसली बात है ये हीट लूज कर रहा है, सॉरी हीट गेन कर रहा है, क्योंकि हम लोग आइस मेल्टिंग निकाल रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी मान लो। ये हमारा रेट ऑफ हीट कंडक्शन आ जाएगा, यानी ये वाला एंड TB में है, ये वाला एंड T0 पे है, तो जिस रेट से हीट इस डायरेक्शन में कंडक्ट हो रहा है वो रेट ऑफ हीट कंडक्शन इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ हीट कंडक्शन कितना आ जाएगा, KA TB माइनस T0 बाई L। और यहां पर जो है एरिया A से ये एमिट भी कर रहा है, सराउंडिंग टेम्परेचर TS है, ये वाला टेम्परेचर है TB। ऑब्वियसली बात है TS जो होगा वो मेरा TB से बड़ा होगा, क्योंकि नेट पे यहां पर एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। ये एब्जॉर्प्शन होगा तभी तो मेरा हीट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगा। तो कंडक्शन का रेट मेरे पास आ गया है, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन वो मेरे पास कितना आएगा, मैंने बाय द वे बोल दिया हूं, बिल्कुल ब्लैक कर दिया हूं, यानी ब्लैक बॉडी एज्यूम करना है,
E इज इक्वल्स टू 1, तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन आएगा सिग्मा ए तुम्हारे पास टीएस टू द पावर 4 माइनस टीबी टू द पावर 4। ऑब्वियसली बात है, स्टेडी स्टेट है, तो एट स्टेडी स्टेट इसको अगर मैं Q1 बोलता हूं, इसको अगर मैं Q2 बोलता हूं, तो एट स्टेडी स्टेट सिंपल सी बात है, Q1 मस्ट बी इक्वल्स टू Q2। ये दोनों रेट डेफिनेटली हमारा इक्वल जो है वो होना ही पड़ेगा, और ये दोनों रेट अगर हमारे पास इक्वल है तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, इससे मैं ये कह सकता हूं जो के ए टीबी माइनस टी नॉट बाई एल मस्ट बी इक्वल्स टू सिग्मा ए टीएस टू द पावर 4 माइनस टीबी टू द पावर 4। ये मैं लिख सकता हूं। सो नाउ एरिया इज गॉन, तो जो के आ जाएगा, मैं जानबूझ के वैल्यूज नहीं दिया हूं क्योंकि प्रैक्टिकली ये वैल्यूज से सॉल्व करना हमारे लिए जानलेवा साबित होने वाला है। देख सकते हो जो कितने भयंकर हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो दैट विल बी द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड, ये मेरे पास आ चुका है। एंड दूसरी बात, जो किस रेट से मास आइस मेल्ट कर रहा है, जिस रेट से सराउंडिंग वायर रेडिएशन हमें ये रॉड को हीट सप्लाई कर रहा है, उसी रेट से हीट इसको मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसी हीट के कारण ये वाला बर्फ मेरा पिघलने वाला है। सो दैट मीन्स व्हाट आई कैन से इज dm by dt into L, जिस रेट से हमारा हीट सप्लाई हुआ, dm by dt into L, that must be equals to Q2। देखो Q1 Q2 दोनों इक्वल है, Q1 भी है Q2 भी है, बट Q1 में मुझे K का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और इवेंचुअली तुम Q2 पे पहुंचोगे, तो dm by dt into L is simply equals to Q2। so dm by dt is Q2 by L, that is sigma A Ts to the power 4 minus Tb to the power 4 upon, this is the mass rate जिससे हमारा बर्फ पिघल रहा है। ओके दोस्तों, तो अब एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी क्या है। हमारे पास ऐसा दो प्लेट है, दोनों प्लेट सफिशिएंटली लॉन्ग और आइडेंटिकल है। ठीक है, ये वाले प्लेट का जो एमिसिविटी है वो है E1, ये वाले प्लेट का जो एमिसिविटी है दैट इज इक्वल्स टू E2। ठीक है, नेग्लेक्ट एनी ट्रांसमिशन कुछ नहीं होगा, या तो बॉडी एब्जॉर्ब करेगा या तो बॉडी रेडिएट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ट्रांसमिशन डेफिनेट सी बात है, कुछ नहीं होने वाला है। राइट, लेट मेक दैट पॉइंट क्लियर। ओके, अच्छा, जो लेफ्ट वाला बॉडी है वो मेंटेन्ड है टेम्परेचर T1 पे, जो राइट वाला बॉडी है वो मेंटेन्ड है टेम्परेचर T2 पे। दोनों का जो एरिया है, बाकी और कहीं पर कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, इसका लेफ्ट और इसका राइट ये दोनों थर्मली इंसुलेटेड है। तो सवाल ये है, कैलकुलेट T1 ग्रेटर देन T2 है, तो कैलकुलेट हीट फ्लो
occurring between the plates, दोनों प्लेट के बीच में कितना हमारा हीट फ्लो हो रहा है वो हमें निकालने की जरूरत है। शांति से सोचो, समझो क्या होने वाला है। अच्छा, भूल जाते हैं इसको, ये वाला प्लेट मान लो अभी राइट नाउ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक Q1 अमाउंट ऑफ हीट इस तरफ भेजेगा और जो Q1 का वैल्यू होगा सिग्मा E1A T1 टू द पावर 4, और सिमिलरली ये वाला इस तरफ एक Q2 अमाउंट ऑफ हीट भेजेगा और वो Q2 का अमाउंट जो होगा दैट विल बी सिग्मा E2A T2 टू द पावर 4। अच्छा, ये Q1 और Q2 के टर्म्स में आंसर निकालूंगा पहले और लास्ट में इन दोनों का वैल्यूज में पुट कर दूंगा। ओके, दैट्स द प्लान। ये बहुत गंदगी मचेगी वरना। ओके, नाउ ये वाले का जो हमारा Q1 गया, ये Q1 इस वाले प्लेट में जाके इंसिडेंट होगा और ये वाले प्लेट पे जैसे ही, ध्यान दो, Q1 इंसिडेंट होगा क्योंकि इसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी E2 है, तो इसका E2 इंटू E1 एब्जॉर्ब कर लेगा ये। अरे ये दोनों मेंटेन है, वो एब्जॉर्ब हीट कहां जाएगा वो तुम्हारा टेंशन नहीं है, वो तो एडजस्ट कर लेगा भाई, वो तो सोर्स ऑफ सिंक लगा हुआ है, जरूरत पड़ने पे हम हीट दे देंगे, जरूरत पड़ने पे हम हीट खींच लेंगे, वो टेंशन मत लो। E2 इंटू E1 ये हमारा एब्जॉर्ब कर लेगा और इस डायरेक्शन में वापस भेजेगा 1 माइनस E2 इंटू E1 को, राइट। अब ये वाला, अभी E2 के बारे में सोचो भी मत, अभी Q2 के बारे में मत सोचो, ठीक है, सॉरी, अभी Q2 के बारे में मत सोचो, उसको छोड़ दो, वो सिमिलर एनालिसिस से मैं निकाल दूंगा। पहले अभी Q1 के साथ क्या होने वाला है उसके बारे में सोचो। ये हीट जाके अब दूसरा प्लेट पे गिरेगा तो इसका E1 फ्रैक्शन अब एब्जॉर्ब हो जाएगा और ध्यान दो इस डायरेक्शन में वापस आएगा 1 माइनस E1 इंटू 1 माइनस E2 इंटू Q1। Q1 में से 1 माइनस E2 इंटू Q1 इधर गया, अब 1 माइनस E1 इंटू 1 माइनस E2 इंटू Q1 अब मेरा इस तरफ जाएगा वापस। अब ये गिरने के बाद इसका 1 माइनस E2 हिस्सा वापस पीछे आएगा और उसका 1 माइनस E1 हिस्सा वापस इस तरफ आएगा। ऐसे कितने बार होगा? इनफाइनाइट बार दोस्तों। तो नेट हीट फ्लो, नेट हीट फ्लो ड्यू टू Q1, I am talking about लेफ्ट टू राइट, कितना होगा? ध्यान देना, Q1, इसको मैं Q1 डैश बोल देता हूं। Q1 माइनस 1 माइनस E2 इंटू Q1 प्लस 1 माइनस E1 इंटू 1 माइनस E2 इंटू Q1 माइनस 1 माइनस E1 इंटू 1 माइनस E2 स्क्वायर इंटू Q1 प्लस
1 माइनस E1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस E2 स्क्वायर इंटू Q1 माइनस डॉट 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 डॉट। तो ध्यान दो दोस्तों, जो हर प्लस वाला टर्म है वो उसके प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई कर देता है 1 माइनस E1 से, राइट? यानी हो क्या रहा है समझो, यहां पर ऑल्टरनेटली एक बार 1 माइनस E1 से हो रहा है और एक बार 1 माइनस E2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हमारे ऑल्टरनेट टर्म्स है। तो ये जो टर्म्स है इनको मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, इसके बारे में हमें थोड़ा सा मैथमेटिकली अब सोचना पड़ेगा। आई होप यहां पर फंडा समझ में आया है। जो हो क्या रहा है, जो मेरा टर्म्स जो है वो मेरा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। सॉरी, मैंने स्क्वायर थोड़ा गलत लिख दिया हूं, ये 1 माइनस E2 स्क्वायर है। तो दोस्तों यहां पर एक बार अपना वीडियो को पॉज करो और पॉज करके सोचो जो मैं किस तरीके से ये वाला चीज को सॉल्व कर सकता हूं, बिकॉज इसका सॉल्विंग जो है वो उतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि टर्म्स यहां पर बहुत ही ज्यादा मस्त तरीके से रैंडमली हमारा बार बार फ्लैक्चुएट करेगा। और हम देख सकते हैं वही सेम प्रॉब्लम हमारे लिए अब Q2 के लिए भी होने वाला है। तो अगर इसको मैंने सॉल्व कर दिया तो दूसरा वाला भी मैं ऑटोमेटिकली सॉल्व कर दूंगा। तो इसके प्लस वाले टर्म्स को देखो और एक बार माइनस वाले टर्म्स को देखो। अच्छा, अगर मैं प्लस वाले टर्म्स को देखूं, Q1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस E1 1 माइनस E2 प्लस 1 माइनस E1 स्क्वायर 1 माइनस E2 स्क्वायर। अगला टर्म कब आएगा? 1 माइनस E1 क्यूब माइनस 1 माइनस E2 क्यूब। डॉट डॉट डॉट। और माइनस वाले टर्म्स को अगर मैं देखूं, वन माइनस E2 इंटू Q1 अब मैं कॉमन ले लूं, 1 माइनस E1 इंटू 1 माइनस E2 सिमिलरली आएगा 1 माइनस E1 स्क्वायर 1 माइनस E2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो इन दोनों टर्म को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास E2 Q1। सो Q1 डैश इक्वल्स टू E2 into Q1, and now 1 plus 1 minus E1 1 minus E2 1 minus E1 square 1 minus E2 square. Now this is an infinite GP. तो ये अगर मेरे पास infinite GP है, फर्स्ट टर्म है 1, ये पूरा चीज काम कर रहा है एज R, तो EA by 1 minus R is the formula. So Q1 dash क्या जाएगा? E2 Q1 by 1 minus R. So Q1 dash E2 Q1 E1 plus E2 minus E1 E2, राइट? अच्छा, सिमिलरली अब देखो नेट हीट फ्लो ड्यू टू Q2 राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो कितना होगा? Q2 डैश क्या आएगा? Q2 इस वाले पे गिरेगा तो यहां पर वो 1 माइनस E1 को भेजेगा वापस, यानी Q2 माइनस 1 माइनस E1 इंटू Q2, फिर वापस प्लस
1 माइनस E1 इंटू 1 माइनस E2 इंटू Q2 माइनस 1 माइनस E1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस E2 इंटू Q2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चलता रहेगा। एंड बाय सिमेट्री हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा Q2 डैश होगा दैट विल बी इक्वल्स टू E1 Q2 बाई E1 प्लस E2 माइनस E1 E2। सो effective rate of heat flow from left to right is this, and effective rate of heat flow from right to left is equals to this। तो दोनों बॉडी के बीच में जो इफेक्टिव हीट फ्लो है इसको अगर मैं Q बोलता हूं तो सिंपल सी बात है Q इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। सो Q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा E2 Q1 पुट द वैल्यू सिग्मा A E1 E2 T1 to the power 4 minus E1 Q2 sigma A E1 E2 T2 to the power 4 by E1 plus E2 minus E1 E2। तो मेरे पास Q का वैल्यू सॉल्व करके आ गया E1 E2 सिग्मा A T1 to the power 4 minus T2 to the power 4 by E1 plus E2 minus E1 E2। So that is the net effective rate of heat flow between these two parallel plates। Okay, I hope this part is perfectly understood, right? थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, कंसेप्चुअली कैसे सॉल्व करना था, बस ये वाला बात एक बार हम समझ ले तो इस प्रोफाइल के कोई भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, तो अब हम लोग स्टीफेंस लॉ के ऊपर बेस्ड एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी और रेडिएशन दोनों को मिलाता हुआ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर दोनों बेस्ड है। एंड लेट्स सी ये सवाल क्या बोलता है। हमारे पास मान लो कोई एक स्टार है, ठीक है, हमारे पास स्टार एक, ये वाला स्टार का रेडियस जो है वो है कैपिटल आर। इसका एमिसिविटी को 1 ले लेना, ठीक है, राइट। अच्छा, इसका सराउंडिंग जो है वो 0 केल्विन पे है। तो स्टार है तो ऑब्वियसली उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है। तो क्या है, हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्यूजन, राइट, हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्यूजन, उसका पावर हीट के करस्पॉन्डिंग जो पावर है वो दे रखा है, P इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। दिस इज गिवन एज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी दिस इज द हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो फ्यूजन के कारण पर यूनिट वॉल्यूम जो हमारा थर्मल पावर जनरेट हो रहा है दैट P इक्वल्स टू पी नॉट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। यहां पे स्मॉल आर हमारा सेंटर से दूरी है। ऑब्वियस सी बात है जो हमारा स्टार का सेंटर है उस पे बहुत ही ज्यादा इंटेंस फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ओके, दूसरा और एक चीज दे रखा है,
जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है इस पूरा मटेरियल का, K is given as K naught into small r by capital R. ये दे रखा है जो इसका थर्मल कंडक्टिविटी है वो K इक्वल्स टू K नॉट इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R. एज्यूम स्टेडी स्टेट, फाइंड temperature of the star calculate temperature of the star as function of small r. r दूरी पे हमारा सन जो स्टार है उसका टेम्परेचर कितना होगा वो हमें निकालना है. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना, जो हमारा हीट फ्लो है वो डेफिनेटली चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, इट इज गोइंग टू बी रेडियली आउटवर्ड. तो अगर ये रेडियली आउटवर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा टेम्परेचर जो है वो होना भी जो चाहिए था कोर का मैक्सिमम होगा और जो हमारा सरफेस का है टीएस वो हमारा मिनिमम होगा. राइट. अच्छा, अब सवाल यह है, मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चाहे कुछ भी करूं, पहले एक बात तो मुझे समझना है, जो कम से कम एक पॉइंट का टेम्परेचर तो मुझे पहले से मालूम होना चाहिए, वरना इंटीग्रेशन में मैं लिमिट जो है वो तो पुट कर ही नहीं पाऊंगा. तो डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई एक पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है और मैं एक ही पॉइंट का टेम्परेचर निकालने के बारे में सोच सकता हूं और वो है हमारा डेफिनेटली सरफेस. क्योंकि सरफेस के बारे में अगर मैं समझूं तो सरफेस में ऑब्वियसली रेडिएशनल लॉस हो रहा है. अच्छा, स्टेडी स्टेट है तो ये वाले सिस्टम के अंदर कोई हीट स्टोर नहीं हो सकता है. तो एक बात समझो पहले, एट स्टेडी स्टेट पावर generated due to fusion must be equals to रेडिएशन लॉस. जो हमारा पावर जनरेट होगा फ्यूजन के कारण वो पूरा का पूरा कंडक्ट होके अंदर से फाइनली सरफेस के थ्रू रेडिएट तो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा टेम्परेचर्स ऑफ द डिफरेंट पॉइंट है वो हमारा कांस्टेंट नहीं रह सकता है. राइट. सो दोस्तों, अगर मैं इस बात के बारे में समझूं, अगर इसका सरफेस टेम्परेचर है टीएस तो पावर लॉस ड्यू टू रेडिएशन, वो सिंपली कितना होने वाला है? नाउ दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टीएस टू द पावर 4. राइट. और अब मुझे फ्यूजन का पावर निकालना है. वो फ्यूजन का पावर एक बार मुझे आ जाए, उन दोनों को इक्वेट करते हुए मैं टीएस को निकाल लूंगा. यही मेरा राइट नाउ प्लान है. तो टीएस को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एट अ डिस्टेंस r from center, let's cut a very small strip of thickness dr. So, ये वाले का जो वॉल्यूम है that can be taken obviously as 4 pi r square into dr. तो पर यूनिट वॉल्यूम इतना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है,
इसका वॉल्यूम जो है वो है 4πr² इंटू डी आर। सो यहां पर जो हीट जनरेट हुआ है पर यूनिट टाइम, वो कितना है? वो मेरे पास कितना है? ऑब्वियस सी बात है, पी नॉट इंटू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इंटू डीवी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू पी नॉट इंटू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर 4 स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर. So that will be equals to 4 p naught r into r dr. ये पर यूनिट टाइम इतना हीट जनरेट होगा, और ये तो मेरा बहुत छोटा सा वॉल्यूम डीवी में हो रहा है. तो टोटल फ्यूजन पावर ऑफ सन, तो टोटल फ्यूजन पावर ऑफ सन कितना आ जाएगा मेरे पास? ध्यान देना, ये वाला चीज का इंटीग्रेशन यानी 4 p नॉट कैपिटल आर इंटीग्रल स्मॉल आर डी आर, एंड दैट टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to r. तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? r²/2. सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 4 p नॉट r³ by 2, that is 2 p naught r³. ये मेरा टोटल फ्यूजन पावर ऑफ द सन है, और यही हमारा रेडिएशनल पावर लॉस भी होना चाहिए. तो सिंपल सी बात है, मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो 2 p naught इंटू r³, that is 4 sigma r square ts to the power 4. So pi is gone. So ts to the power 4 is equals to p naught r by 2 sigma. So the surface temperature is equals to, तो एक पॉइंट का टेम्परेचर तो मेरे पास आ चुका है, थैंक गॉड. तो मेरे पास इंटीग्रेशन का एक लिमिट जो है, वो लिमिट तो मेरे पास डेफिनेटली सेट हो गया है, और अब जो है मैं इसके हेल्प से कोई भी पॉइंट का टेम्परेचर शायद निकाल सकता हूं. अगर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है हर कोई पॉइंट का जो कोर का टेम्परेचर है वो मेरा फाइनाइट आए, एंड मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंटेंस फ्यूजन हो रहा है. तो प्रैक्टिकली जो आंसर आना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई मैथमेटिकल ट्रिक इन्वॉल्व हो, आई प्रेडिक्ट जो कोर का टेम्परेचर है वो मोस्ट प्रॉब्ली में नहीं निकाल पाऊंगा. राइट? ओके, सो नाउ लेट्स सी क्या हो रहा है इसमें. तो ये मेरे पास आ गया है क्या? सरफेस टेम्परेचर. अब ध्यान देना, मैं अगर कोई भी डिस्टेंस r के बारे में सोचूं, ये वाले रीजन के अंदर जितना भी फ्यूजन में हीट जनरेट हो रहा है, ये पतले से शेल से बाहर निकल जाना चाहिए. यानी यहां का टेम्परेचर अगर T है, तो सरफेस के जस्ट अंदर जो टेम्परेचर होगा, तो ये शेल के थ्रू जो कंडक्शन होगा वो इस जो स्फीयर है उसके अंदर का रेडिएशन का फ्यूजन का टोटल पावर के साथ इक्वेटेड होना चाहिए. तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर कितना जनरेट होगा? बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे 0 टू कैपिटल आर के बदले मैं 0 टू स्मॉल आर कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 0 टू आर टोटल फ्यूजन पावर
0 to R जो मेरा टोटल फ्यूजन पावर होगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास? सिंपली 4 पाई पी नॉट कैपिटल R 0 to R into R dr, that is 2 pi p naught capital R into small r square. और ये वाला जो हमारा फ्यूजन पावर है वो कंडक्शन पावर के इक्वल होना चाहिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा कंडक्शन के थ्रू निकल जाना चाहिए। तो ध्यान देना दोस्तों, K A dt by dr, राइट, विद अ माइनस साइन, क्योंकि r बढ़ने पर t हमारा डेफिनेटली कम हो रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 पाई पी नॉट कैपिटल R इंटू स्मॉल r स्क्वायर। नाउ k का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, व्हाट इज k? k नॉट इंटू स्मॉल r बाय कैपिटल R, यहां पर dr। a कितना है मेरे पास? ऑब्वियसली इसका सरफेस एरिया, दैट विल बी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू dt, दैट इज 2 पाई पी नॉट कैपिटल R इंटू स्मॉल r स्क्वायर। सो सॉरी कितना आएगा मेरे पास? सिंपल सी बात है, -2 k नॉट बाई कैपिटल R इंटू dt, दैट इज P नॉट कैपिटल R स्क्वायर, P नॉट कैपिटल R स्क्वायर इंटू dr बाई R। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। इस R को भूल जाते हैं, ओके। सो dt मेरे पास आ जाएगा -P नॉट R स्क्वायर बाई 2 k नॉट dr बाई R। नाउ इफ आई इंटीग्रेट, मुझे मालूम है सरफेस टेम्परेचर, तो 0 से यहां पर मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा। When R is equals to capital R, this is equals to Ts, and when R is equal to small r, this is T. So T minus Ts is a minus P naught R square by 2 K naught ln small r by capital R। स्मॉल r बाय कैपिटल R ऑब्वियसली लेस देन 1 है, तो ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव है, -1 विल मेक इट पॉजिटिव। सो ऑब्वियसली बात है, मैं माइनस को अंदर डाल दे रहा हूं, दिस विल बी P नॉट R स्क्वायर बाय 2 K नॉट ln कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो ये मेरे पास T आ गया है, एंड T surface I know. So T is equals to T surface, that is P naught R by 2 sigma to the power 1 by 4 plus P naught R square by 2 K naught ln capital R by small r। ये मेरे पास आ जाएगा टेम्परेचर एज अ जनरल फंक्शन ऑफ स्मॉल r। एंड एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैं स्मॉल r को 0 पुट करूंगा तब भी मेरा इनफाइनाइट आंसर आएगा। तो हमने प्रेडिक्ट किए थे हमारे सेंटर में इंटेंस फ्यूजन हो रहा है, तो इनफाइनाइट टेम्परेचर आना चाहिए, जो कि साफ साफ हम देख सकते हैं यहां पर हमारा आया भी है। तो यहां पर कंडक्शन और रेडिएशन और फ्यूजन तीनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हुए एक बहुत ही बढ़िया मस्त क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। कंसेप्चुअली वही है, लेकिन बाकी जो स्टेप बाय स्टेप जो काम हमें करना था वो हमें यहां पर ढंग से समझना है। आई होप ये वाला पॉइंट हमें समझ में आया है। इसका एक मिनी पार्ट इसने में पहले से सॉल्व करके रखा हुआ था कंडक्शन में, तो
वो वाला पार्ट अगर समझ में आया था तो ये वाला पार्ट को सॉल्व करने में ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। बस यहां पे हमारा सरफेस रेडिएशन जो है वो सरफेस रेडिएशन हमें निकालना था और वहां से पहले हमें सरफेस टेम्परेचर निकाल के फिर हमें आगे बढ़ना था। वहां पर हमें सरफेस टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ था, राइट। तो आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। तो इसके बाद हम एक अप्रोक्सीमेट फॉर्म्स ऑफ स्टीफेंस लॉ ऑफ कूलिंग करेंगे, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो पहले उसका हम थ्योरी देखेंगे और फिर उसके डिफरेंट न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। ओके।